क्या चलेंगे सैयद वंश। सैयद वंश का सबसे पहला प्रश्न, ये शासनकाल कब से कब तक? 1414 से चौदह सौ 1451। इक्यावन तक, ठीक है। कितने वर्षों तक? 37 वर्षों तक। कितने 37 वर्षों तक? 37 37 वर्षों तक, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सैयद वंश का शासनकाल केवल 37 वर्षों तक रहा। सैयद शासकों ने राजनीतिक प्रभाव दिल्ली के 200 मील के घेरे तक ही सीमित रहा। अंत में वो इस घेरे की सुरक्षा करने में भी असफल रहे, ठीक है। तो सबसे पहला सैयद शासक की बात करेंगे तो आ जाएंगे आपको खरीज खां, ठीक है। खरीज खां। खरीज खां जो था सैयद वंश का क्या था? संस्थापक था। क्या था? तो खरीज खां की बात करेंगे, सैयद वंश का क्या था? संस्थापक था। सुल्तान फिरोज ने अपने समय में खरीज खान को मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था। किसने? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। 1395 में मल्लू इकबाल के भाई, ठीक है, शारंग खान ने उसे सुल्तान से भागने को बाध्य किया और वो मेवाड़ चला गया, ठीक है। तैमूर के आक्रमण के अवसर पर वो उसके साथ हो गया और तैमूर ने भारत छोड़ने से पहले उसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर की सूबेदारी प्राप्त कर दी। ये प्रश्न पूछता है। दो तरीके से प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तैमूर जब भारत छोड़ के जब गया तो अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त करके गया? तो खरीज खान को। लेकिन कहाँ कहाँ के सूबेदारी उसे सौंप दी? तो लाहौर का, ठीक है, मुल्तान का और दीपालपुर का, ठीक है। तीनों क्षेत्र याद रखें, तीनों का तीनों क्षेत्र आज दीपालपुर। भारत में नहीं है, ठीक है। न तो लाहौर है, न तो मुल्तान है, न तो दीपालपुर है, ठीक है। 1414 में उसने दौलत खान लोधी से दिल्ली छीन लिया। दिल्ली का पहला सैयद सुल्तान बना, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो लोधी वंश के बाद क्या बोलते हैं, दौलत खान लोधी से मतलब क्या किया इसने? दिल्ली को छीना, दिल्ली का पहला सैयद सुल्तान बना। खीज खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, खुद को अपने रैयत आला कहता था, ठीक है। रैयत आला, ठीक है, ताकि काफी मतलब सुलझा हुआ भी सुल्तान था। जब इसके रैयत जब आते थे उसके सम्मान में खड़ा हो जाता था, ठीक है। क्या होता था? अपने रैयतों के सम्मान में मतलब क्या होता था? खड़ा हो जाता था, इसलिए सम्मान देता था, इसलिए इसको रैयत आला की उपाधि भी धारण की। सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की हमेशा, मतलब, ठीक है। हमेशा आप देखेंगे तो क्या नाम था इसका? क्या नाम? 1398 जो आक्रमण किया था, क्या था ऊपर में, नाम भूल गया मैं, ठीक है। तैमूर तैमूर के, नहीं। तैमूर के बिहाय पे ही शासन किया। तैमूर का पुत्र जो शाहरुख जो था उसे निरंतर भेंट और राजस्व भेजता रहता था, ठीक है। उसने खुतबा भी शाहरुख से ही पढ़वाया था, ठीक है। तो इस तरह से मतलब एक तरह से देखिए तैमूर के बिहार पे ही शासन करता था। 1421 में उसकी मृत्यु। अब आते हैं मुबारक शाह। एक खीज खां का उत्तराधिकारी था। ये अपने नाम के खुतबा भी पढ़ाया और अपने नाम के सिक्के भी चलाया और उपाधि भी धारण की। मतलब एक तरह से इसने स्वतंत्र राज्य अपना स्थापित किया, ठीक है, अपने पिता की भांति, ठीक है। ऐसा नहीं से मतलब सुल्तान वगैरह को उपाधि नहीं धारण किया, और सब काम किया जो कि इसके पिता नहीं है किया। 21 से लेकर 23 तक शासन रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिए, खिरीज खान ने अपने पुत्र मुबारक खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और वह मुबारक शाह के नाम से सियासत पर बैठा। उसने शाह की उपाधि धारण की, अपने नाम से खुतबा पढ़ाया और अपने नाम से सिक्के भी चलवाए, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। आप थे मुबारक को तीन मुख्य शत्रुओं से खतरा था। उत्तरी पश्चिमी के खोखर नेता, खोखर बहुत परेशान करते थे दिल्ली सल्तनत वालों को, ठीक है। उसका नाम था जसरथ। दक्षिण में मालवा का शासक और पूर्व में जौनपुर का शासक, ठीक है, मुख्य प्रतिद्वंदी थे। पूर्व पूर्व जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते थे, ठीक है। पूर्व का सिराज के नाम से जौनपुर को जानते थे, ठीक है। ध्यान रखें, 19 फरवरी 1434 ईस्वी को उसने वजीर सरवर उल मुल्क ने धोखे से मुबारक शाह की हत्या कर दी, ठीक है। तो मुबारक शाह की हत्या किसने की? सरवर उल मुल्क ने उसकी हत्या कर दी, ठीक है। मुबारक ने यमुना नदी के तट पे नवीन नगर मुबारकाबाद बसाया था, ठीक है। उसमें से एक अच्छी मस्जिद भी बनाई थी। तो मुबारकाबाद किसने बसाया था यमुना नदी के तट पे? दिल्ली में है, ठीक है। ध्यान में मुबारक। रखेंगे तो किसने भी था? मुबारक शाह ने बसाया था। उसने तत्कालीन विद्वान यहया बिन सरहंदी को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, संरक्षण दिया था। यह बात करेंगे तो कौन सा? याहिया बिन अहमद सरहंदी, ठीक है। अहमद हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसने किताब लिखा था जिसका नाम था तारीख मुबारक शाही, ठीक है। तो तारीख मुबारक शाही, तारीख मुबारक शाही एकमात्र ऐसा किताब है, ठीक है, जो कि सैयद वंश के बारे में जानकारी देता है। कोई बुक नहीं है सैयद वंश के बारे में जानकारी देने को, सिवाय एक ही किताब है, तारीख फिरोज शाही, जो कि किसके द्वारा लिखा गया? तारीख फिरोज शाही, मुबारक सही है इसमें। याहिया बिन अहमद या सरहिंदी, ठीक है। एकमात्र किताब का नाम बताइए जिनसे, ठीक है, सैयद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही किसके द्वारा लिखा गया? तारीख मुबारक शाही, याहिया बिन अहमद सरमदी। बिल्कुल, याहिया बिन अहमद सरहंदी, ठीक है। सभी लोग बोलिए, दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक? 1414 से 1451। 1451 तक। कितने वर्षों तक शासन चला? 37 वर्ष। 37 वर्षों तक। आप हमें ये बताइए, ठीक है, हमें आप ये बताइए
ये आपका जो था सैयद वंश का संस्थापक खिरीज खान जो था, इसको, ठीक है, तैमूर ने कहाँ कहाँ का गवर्नर नियुक्त करके गया था? लाहौर मुल्तान का, और लाहौर और लाहौर का, देवपाल का। दिलवारपुर और मुल्तान था। लाहौर, बहुत सुंदर, ठीक है। क्या इसने अपने नाम के खुतबा पढ़वाए? नहीं, शाहरुख के नाम पे ये क्या पढ़ाया होता था। था खुतबा, क्या होता था? डिक्लेयर करना अपने आप को, आई थिंक। हाँ ठीक है, जब जब ये नमाज वगैरह जब होता था ना, तो वहां पे देखिएगा मतलब ना, तो क्या होता था, एक परंपरा होता था पहले, मतलब वहां पे ना शासक जो थे, राजा जो थे, उनका भी साथ में मतलब नाम लिया जाता था, ठीक है। जैसे ब्रिटिश लोग लॉन्ग लिव किंग, ठीक है, लॉन्ग लिव क्वीन, ऐसा करते थे ना, उसी तरह से उस समय भी इनका परंपरा था, ठीक है। इसने अपने आप को करवाया था, ठीक है, और इसने मुबारक शाह ने करवाया, उसने नहीं करवाया, अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलवाया, इसके पुत्र मुबारक शाह ने सब चलवाया। तीसरा शासक की बात करेंगे, तीसरा शासक मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह रंगीला नहीं है, ठीक ठाक, दूसरा मोहम्मद शाह है, ठीक है। 1434 से लेकर 1443 तक ये शासक रहेगा। मुबारक शाह के पश्चात उसके भाई का पुत्र, मुबारक शाह के बाद उसके भाई का पुत्र मोहम्मद बिन फरीद खान मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पे बैठा। आरंभ 6 माह तक, ठीक है, वजीर सरवर उल मुल्क का शासन पर पूर्ण प्रभाव रहा, ठीक है। सरवर उल मुल्क ने किसकी हत्या कर दी थी? तो मुबारक खां की हत्या कर दी थी, ठीक है। मालवा के शासक महमूद ने दिल्ली पे आक्रमण किया, मोहम्मद शाह ने अपनी सहायता के लिए, ठीक है, मुल्तान के सूबेदार बहलोल को बुला लिया, ठीक है। आप देखिए बहलोल लोधी आ गया भारत में, ठीक है, मुल्तान का सूबेदार था। अब ये सब पे कहानी समाप्त कर देगा। बहलोल को बुला लिया, बहलोल ने आंशिक सफलता की, मोहम्मद शाह ने बहलोल को सम्मान किया और उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा, लेकिन बाद में वही उसका कहानी समाप्त कर दिया, ठीक है। और खाने खाना की मतलब उपाधि से भी विभूषित किया, किसे? बहलोल को, ठीक है। पंजाब के अधिकांश भाग पर, ठीक है, बहलोल का स्वामित्व भी स्वीकार कर लिया गया। इसने ललायित होकर बहलोल ने स्वयं 1443 में दिल्ली पर आक्रमण किया, परंतु वह विफल हो गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे, ध्यान में रखें, अलाउद्दीन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह की बात करेंगे, 43 से लेकर 51 तक शासक रहेगा। मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह उपाधि धारण करके गद्दी पे बैठा। अपने प्रभुत्व को बढ़ाने में स्वयं का योग्य पाकर अपने वजीर हमीद खां से झगड़ कर वह बदायूं चला गया और वहीं रहने लगा, ठीक है। हमीद खां ने बहलोल लोधी को दिल्ली आमंत्रित किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बहलोल लोधी ने दिल्ली आने से कुछ दिन बाद हमीद खां की हत्या करवा दी। आप देख रहे हैं, मतलब हमीद खां जो था बहलोल लोधी को बुलाया दिल्ली पे शासन करने के लिए, बहलोल लोधी दिल्ली पहुंचा और उसके बाद हमीद खां की हत्या करवा दिया। 1450 में दिल्ली प्रशासन को अपने अधिकार पे कर लिया, मतलब कुछ भी हो रहा था, मतलब विश्वास नाम का बोलते हैं ना, किसी पे कुछ नहीं किया जा सकता था। इसी के समय कहावत है, देखो, शाह आलम का राज दिल्ली से पालम तक, इस प्रकार लगभग 37 वर्षों का सैयद वंश जो था समाप्त हो गया, ठीक है। शाह आलम का राज कहां से? दिल्ली से लेके पालम तक था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो शाह आलम मतलब क्या? अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में कहते हैं, आलम से पालम तक, मतलब काफी कम दूर में, मतलब सिमट के रह गया था दिल्ली सल्तनत। मात्र 37 वर्षों का शासन रहा और इसी के साथ सैयद वंश समाप्त हो गए। तो सैयद वंश के प्रमुख शासक की बात करेंगे, सबसे पहले शासक कौन? तो सबसे पहले शासक भाई साहब खिरीज खां, जो कि संस्थापक था, 7 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद आएंगे उसका पुत्र मुबारक शाह। मुबारक शाह का भाई का पुत्र का नाम क्या था? मोहम्मद शाह। क्या नाम था इसका? मोहम्मद शाह था। मुबारक शाह के पश्चात उसके भाई का पुत्र मोहम्मद शाह बना। मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह। मोहम्मद शाह के समय ही बहलोल लोदी का मतलब क्या, मान सम्मान काफी अधिक बढ़ जाएगा, ठीक है, खाने खाना की उपाधि मिलेगी। मोहम्मद शाह ने अपना पुत्र कह के पुकारा और इससे बसीभूत होके बहलोल लोदी ने क्या किया? दिल्ली पे आक्रमण कर दिया। चलो पिताजी को कुछ दिखाते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ पे 1443 दिल्ली पे आक्रमण किया लेकिन असफल हो गया। उसके अलाउद्दीन आलम शाह, मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अलाउद्दीन शाह आलम शाह की उपाधि धारण करके, ठीक है, आलम शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली पे बैठा, लेकिन अपने प्रभुत्व को बढ़ाने में स्वयं को अयोग्य पाकर अपने वजीर हमीद खां से झगड़ा करके बदायूं चला गया। हमीद खां ने बहलोल लोदी को दिल्ली पे आवंटित किया, बहलोल लोदी ने हमीद खां को निपटा दिया, ठीक है। और 1450 में दिल्ली प्रशासन को अपने अधिकार में ले लिया। और आलम शाह के संदर्भ में कहते हैं, ठीक है, ध्यान में, आलम शाह के संदर्भ में कहते हैं, क्या कहते हैं? शाह आलम का राज दिल्ली से पालम तक था। इस प्रकार लगभग 37 वर्षों के बाद सैयद वंश समाप्त हो जाता है। आप जो हम लोग को मेन जो पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत का आखिरी, जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, लोधी वंश। लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक? कब से कब तक लोधी वंश का शासनकाल? 1451 से 1526।
1451 से 1526 तक लोदी ने दिल्ली पे कितने वर्षों तक शासन किया? 75 75 75 वर्षों तक शासन किया। लोदी लोग क्या थे? अफगान थे, जापान थे, रसियन थे, तुर्क थे या फिर बिहार वासी थे? कौन थे लोदी लोग? अफगान अफगान। अफगान थे। ठीक है, अगर अफगान अगर एग्जाम में ना रहे तो पठान करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझ गए? तो लोदी जिन्होंने 75 वर्षों तक शासन किया, अफगान या पठान थे। फिरोज तुगलक के शासनकाल में बहुत बड़ी संख्या में अफगान जमींदारों का उदय हुआ। अफगानों की राजतंत्र की विचारधारा कैसी थी? प्रजातांत्रिक थी। बहलोल लोदी किस वंश का संस्थापक? ये लोधी वंश का। लोदी वंश का संस्थापक कौन? बहलोल लोदी। ठीक है, तो बहलोल लोदी ने दिल्ली में लोदी राजवंश की स्थापना की, जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश कौन होगा? यही होगा। ठीक है, बाद में शेर शाह सूरी जो बीच में मुगलों के बीच में घुसेंगे, वो भी अफगान मूल के ही थे। ठीक है, वो अफगानों के महत्वपूर्ण शासक साहू खेल से संबंधित है। किससे संबंधित? अफगानों की शाखा किससे संबंधित था? साहू खेल साहू खेल से संबंधित था। अफगानों की संख्या कम होने के कारण उसने रोहा के अफगानों का आह्वान किया, तुम आओ और गरीबी से मुक्त हो जाओ, मैं एक साम्राज्य बना लूंगा। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, अफगानों की संख्या कम होने के कारण उसने रोहा के अफगानों का आह्वान किया, उनको बुलाया, तुम आओ और गरीबी से मुक्त हो जाओ और मैं एक साम्राज्य बना लूंगा। अब्बास खान शेरवानी के अनुसार अफगान टिड्डियों की तरह भारत की ओर चलने लगे। 19 अप्रैल 1451 को वह, ठीक है, बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सियासत में बैठा और उसने अपने नाम से खुतबा पढ़ाया। बहलोल ने जौनपुर राज्यों के जीतने में सफलता प्राप्त की। उसने मसूद शाह को पराजित किया। ठीक है, जौनपुर का शासक था। अपनी सैनिक प्रतिभा के कारण उसने सुल्तान मोहम्मद शाह से, ठीक है, मलिक की उपाधि प्राप्त की और अपने चाचा से सरहिंद की सूबेदारी। बहलोल ने हुसैन का सरकी को पराजित करके जौनपुर राज्य को अपने अधीन में कर लिया। ठीक है, हुसैन शाह सरकी जो था जौनपुर राज्य का संस्थापक था। ठीक है, और बात करेंगे जौनपुर को जब हुसैन शाह सरकी से पराजित करके इसने जीता तो उसका इसे वहां का मतलब राज्यपाल नियुक्त कर दिया था, अपने पुत्र को नियुक्त किया जिसका नाम था बारबक शाह। ठीक है, जौनपुर का विजय बहलोल की सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। बहलोल लोदी की सबसे महत्वपूर्ण विजय की बात करेंगे तो जौनपुर की विजय थी। इस विजय से उसके राज्य में सम्मान की वृद्धि हुई। इससे न केवल दोआब के विद्रोही सरदार ही उसके, ठीक है, अधीन हो गया, बल्कि कालपी, धौलपुर, बारी के शासकों को भी अधीनता स्वीकार करवा ली। ठीक है, बहलोल लोदी का अगर पूछेगा अंतिम आक्रमण कहाँ पे हुआ, तो अंतिम आक्रमण की बात ग्वालियर पे होता है। ठीक है, ग्वालियर का राजा उस समय कौन था? ग्वालियर का राजा मानसिंह। कौन था? ग्वालियर के राजा मानसिंह ने उसे, ठीक है, 80 लाख टाका दिए। कितने दिए? 80 लाख टाका दिए। ग्वालियर से वापस जाते हुए मार्ग में बहलोल बीमार पड़ गया। जुलाई 1489 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। तो बहलोल का शासनकाल, ठीक है, 1451 से अब तक चला, 1489 तक चला। ठीक है, तो दो महत्वपूर्ण इसका आक्रमण माना जाता है। एक था अंतिम वाला ग्वालियर वाला जहां का राजा मानसिंह था, एक था यहाँ पे क्या हुसैन शाह सरकी के राज्य पर स्थापना किया था, जो कि जौनपुर में स्वतंत्र राज्य का मतलब संस्थापक भी था। ठीक है, हुसैन शाह सरकी का नाम याद रखिएगा, सरकी वंश। अगर बात करेंगे, अगर पूछेगा दिल्ली सल्तनत में सभी सुल्तानों में सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? बहलोल लोदी ने ही किया था। अगर पूछे दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल किस सल्तनत का, तो तुगलक होगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासन किस सुल्तान का था, व्यक्तिगत तौर पे पूछेगा, तो बहलोल लोदी का था। ठीक है, इसके काल में ज्यादा मारपीट एक्शन से भरपूर चीज नहीं देखने को मिलता है, शांति का काल भी माना जाता है। ठीक है, अच्छा शासक भी था, थोड़ा प्रजातांत्रिक विचारों वाला था। जनता भी लोदी वंश के समय में जनता की भी स्थिति ठीक ठाक थी, औरों के कंपेयर में तो बढ़िया था। बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक शासन किया। जौनपुर का दिल्ली सल्तनत की विलय उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जौनपुर जो बार बार बच रहा था उसको दिल्ली सल्तनत में विलय करने का श्रेय बहलोल लोदी को जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उसने लूट से प्राप्त धन के माल में से केवल पवित्र खलीफाओं द्वारा अनुमन्य एक भाग ही प्राप्त किया। उसने 1/4 टके के मूल्य के बराबर बहलोल नामक चांदी का सिक्का प्रचलित किया। बहलोली सिक्का किसने प्रचलित किया? तो इसी ने, बहलोल लोदी ने, जो कि किसका था? किसका था? चांदी का। बहलोल लोदी ने जो सिक्के जो चलाए, किसके सिक्के चलाया? चांदी का सिक्का। बहलोल नामक चांदी का सिक्के। ठीक है, बहलोल नामक चांदी के सिक्के चलवाए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये सिक्का मुगल शासक अकबर तक मतलब प्रचलन में रहा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
अब आते हैं उनका पुत्र, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बहलोल का उत्तराधिकारी सिकंदर शाह हुआ, ठीक है, जिसको हम लोग सिकंदर शाह लोदी के नाम से जानते हैं, जो लोदी वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है। उसने राजस्थान के शासकों का अपने अधिकार सुरक्षित रखने का, व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की। आगरा नगर की स्थापना अगर पूछेगा तो कब होगा? 1504। 1504 में, ठीक है, 1504 में आगरा नगर की स्थापना की। अब 1506 में आगरा को राजधानी बना दिया। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं दिल्ली की राजधानी कहाँ, दिल्ली से राजधानी उठकर कहाँ चली गई? आगरा चली गई, ठीक है। अब फिर राजधानी आपको मुगल शासक के समय में, ठीक है, शाहजहां के समय में फिर दिल्ली जाएगा, ठीक है। हुमायूं के समय में, बाबर के समय में, अकबर के समय में, हालांकि अकबर के समय तो राजधानी 3-3 बनता है, फतेहपुर सीकरी भी था, लाहौर भी चला जाता है थोड़ा समय के लिए, ठीक है, आगरा भी था, लेकिन ये मुख्य रूप से शाहजहां के समय में पूरी तरीके से राजधानी शिफ्ट होके दिल्ली जाएगी। अभी राजधानी 1506 में उठा के आगरा ले जाएगा। तो ध्यान में, उसने राजस्थान के शासकों अपने अधिकार को सुरक्षित करने, व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की। अगर एग्जाम में पूछेगा आगरा नगर की स्थापना के पीछे सिकंदर लोदी का क्या मतलब योगदान, मतलब क्या रीजन था, तो ध्यान में रखिए, राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित करने के लिए और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा की स्थापना की थी। वहां पे किला भी बना था, किला का नाम क्या था? बादलगढ़। कौन सा किला? बादलगढ़ किला का निर्माण करवाया। राज्य के हिसाब किताब की लेखा परीक्षक प्रणाली की शुरुआत की। उसने खदान करों को समाप्त कर दिया तथा व्यापार के प्रतिबंधों को हटा दिया। ध्यान में रखिएगा, उसने एक पैमाना स्थापित किया, ठीक है, जिसको बोलते हैं गजे सिकंदरी, जिसका प्रयोग आगे शेरशाह सूरी भी करता है, ठीक है। गजे सिकंदरी की बात करेंगे, कितने इंच का होता था ये? 30 इंच। 30 इंच का होता था गजे सिकंदरी, ठीक है। कितने इंच का? 30 इंच का होता था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम और ताजिया निकलना बंद करा दिया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। मुहर्रम और ताजिया जो निकाला जाता है इस्लाम में, उसको उसने क्या किया? बंद करवा दिया था। कि मुहर्रम और ताजिया किस धर्म में निकालते हैं? मुसलमान। उसमें भी 2 सेक्ट होता है, एक शिया होता है, एक सुन्नी होता है, ठीक है। तो मुहर्रम और ताजिया आई थिंक मुझे जहां तक पता शिया लोग निकालते हैं, साथ ये साथ सुन्नी था, देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से शिया निकालते हैं, ठीक है, शिया निकालते, सुन्नी का नहीं होता, शिया का होता। मस्जिदों को सरकारी संस्थानों का रूप प्रदान करके उसे शिक्षा केंद्र बनाने का प्रयत्न दिया, मतलब थोड़ा धार्मिक चीज से ज्यादा इसका लेना देना नहीं था। सिकंदर लोदी के आदेश पर एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया तथा इसका नाम फरंगे सिकंदी रखा गया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फरंगे सिकंदरी क्या था? क्या था? फारसी में अनुवाद। तो ध्यान में रखिएगा, आयुर्वेदिक ग्रंथ था। क्या था? आयुर्वेदिक ग्रंथ था जिसका फारसी में अनुवाद किया गया, ठीक है। क्या था? फरंगे आयुर्वेदिक ग्रंथ। फरंगे सिकंदरी बोलते कहा नहीं है, हाँ, ठीक है। वह गुरुलुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखा करता था। एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, गुरुलुखी उपनाम से फारसी में कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। कौन लिखता था? सिकंदर लोदी लिखता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाद उसके समय में संगीत पर एक पुस्तक लिखी गई जिसको लज्जत सिकंदर शाही कहते थे, ठीक है। भारतीय संगीत का पहला फारसी ग्रंथ का नाम क्या है? लज्जत सिकंदर। सभी लोग बोलिए, क्या नाम है? लज्जत सिकंदर शाही। 3 आदमी का ही आवाज आ रहा है, नीचे वाले सब सो रहे हैं क्या? लज्जत सिकंदरी शाही, क्या नाम है? ध्यान में रखिएगा, लज्जत सिकंदरी शाही नाम है इसका, ठीक है। और ये किस पे थी? तो भारतीय संगीत की पहली फारसी पुस्तक थी लज्जत सिकंदर शाही। अब बात करेंगे, और क्या बात करेंगे? तो फरंगे सिकंदरी जो था क्या था? आयुर्वेदिक ग्रंथ था जिसका फारसी में अनुवाद किया गया। लज्जत सिकंदरी क्या था? ये संगीत से रिलेटेड पुस्तक थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जिसका फारसी ग्रंथ है, ठीक है। और गुरुलुखी नाम से उपनाम, गुरुलुखी के उपनाम से कविताएं कौन लिखा करता था? सिकंदर लोदी। गुलरुखी के उपनाम से सिकंदर लोदी। दिल्ली में अपने पिता बलहोल लोदी के मकबरे का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया। एक दिल्ली में मोट मस्जिद का निर्माण जो था इसी ने करवाया था, लेकिन निर्माण की बात करेंगे, ठीक है, मियां भुआ के द्वारा निर्मित है। मियां भुआ के द्वारा निर्मित दिल्ली का मोट मस्जिद का निर्माण, ठीक है, किसने करवाया? सिकंदर लोदी ने, जो कि लोदी स्थापत्य कला का सबसे सुंदर नमूना माना जाता है, ठीक है, याद में रहेगा। दोनों ऑप्शन में रहेगा तो सिकंदर लोदी या मियां भुआ, तो क्या होगा? मियां भुआ के द्वारा निर्मित है, वो आर्किटेक्चर है, वो आर्किटेक्ट है।
अब ताजमहल शाहजहां ने थोड़ी ना बनाया था, शाहजहां के शासनकाल में बना था, शाहजहां अपने हाथ से थोड़ी ना बनाया था। तो आर्किटेक्चर है, बनाएगा तो कोई मिस्त्री ही बनाएगा ना, नहीं। अब ताज होटल को जमशेदजी टाटा जाके थोड़ी ना बनाया, किसी ने किसी आर्किटेक्चर ने बनाया होगा, लेकिन फंड क्या करेगा, कोई शासक ही फंड करेगा, उसी तरह मियां भुआ के द्वारा निर्मित है वो। ठीक है, और किसके शासनकाल में, तो सिकंदर लोदी के शासनकाल। देख लीजिएगा प्रश्न क्या पूछा, शासक का नाम पूछ रहा है, आर्किटेक्चर का नाम पूछ रहा है। लुटियंस दिल्ली बसाई है ना सर। उस्ताद ईसा अहमद लाहौरी क्या करते हैं, ताजमहल का निर्माण किसने किया, तो शाहजहां मारते हैं। उस्ताद ईसा अहमद लाहौरी एक वास्तुकार था, एक उसने डिजाइन वगैरह तैयार किए थे। ठीक है, उसी तरह मियां भुआ के द्वारा निर्मित है मोटकी मस्जिद, जो कि सिकंदर लोदी के शासनकाल में निर्मित हुआ था। लज्जत कहाँ पे है सिकंदर की सर? थी, ये दिल्ली में पड़ता है मोटकी मस्जिद। लज्जत सिकंदर शाही की बात करेंगे तो भारतीय संगीत का पहला फारसी अनुवाद है, फारसी ग्रंथ है सॉरी, सिकंदर लोदी के समय में। गुलरुखी की बात करेंगे तो ये कविताएं लिखी गई थी। जैसे ये कुतुबुद्दीन ऐबक। कुरान खान, क्योंकि बहुत ही सुरीली पाठ करता था कुरान खान, कुरान खान बोलते थे उसको, कुरान का पाठ बहुत ही सुरीली आवाज में करता था, इसलिए कुरान खान। लाख बक्स इसी को ना कहा जाता है सर। लाख बक्स ये कहते हैं, बॉक्स द्वितीय हातिम ताई कहते हैं, द्वितीय हातिम ताई, लाख बक्स, कुरान खान, सब उसी का नाम है। ये बॉक्स का ना। हाँ सब ऐबक का। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोदी अफगान अमीरों के सर्वसम्मति से दिल्ली के सियासत पर बैठा। उसने लोहानी एवं लोदी जातियों के शक्तिशाली सरदारों के विरुद्ध राज्य के अधीन वर्ग थे दमन की नीति चलाई। इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी 1526 तक रहेगा, 1517 में शासक बनता है। 1517-18 में एक लड़ाई लड़ता है जिसमें बेचारे पराजित हो जाता है। ये लड़ाई भारत में जैसे दिल्ली सल्तनत की समाप्ति की ओर पहला कदम था। इस लड़ाई को बोलते हैं खतौली का युद्ध। कौन सा युद्ध बोलते हैं, खतौली का युद्ध। तो इब्राहिम लोदी एवं राणा संजय के बीच 1518 में, हाँ खतौली की 2028 में हुआ था। 1518 15-18 खनवा हुआ था वो। वो तो 27 में हुआ था, 1527। 1527 में वो खानवा हुआ था, सॉरी। खतौली का इसमें लोदियों की हार हो गई। आप देखिएगा ये यहाँ पे एक इब्राहिम लोदी से कहीं ना कहीं दिल्ली पे शासन करता था, दिल्ली पे शासन करने वाला हिंदुस्तान का सुल्तान कहलाता था। लेकिन ये ठीक है, एक राजपूत शासक से हार जाता है, ये प्रेरित किया भारत पे आक्रमण करने के लिए बाबर को। तो कहीं ना कहीं से इब्राहिम लोदी जो है बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर आपसे कम पढ़ने वाला बच्चा ठीक है कोई अच्छा कर जाता है तो नहीं, अरे वो कर गया तो हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम तो उससे कहीं ज्यादा बेहतर है, इस तरह की भावना नहीं आती है। तो खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी का पराजित करना एक बहुत दूर बैठा एक व्यक्ति को प्रेरित कर रहा था, जो कि भारत पर आक्रमण करने का रास्ता तलाश रहा था। जब पता चला कि इब्राहिम लोदी अपने वीकेस्ट फेज में है, जो कि एक लोकल शासक से भी हार गया, तो खतौली के युद्ध के बाद ही मतलब बाबर को ठीक है इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करने के लिए प्रेरणा मिलती है। ठीक है, अप्रैल 1526 में पालम तक किसका शासन रह गया था सर इसमें दिल्ली सल्तनत में? मसूद शाह आलम का, सैयदवंश का था वो। अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान के में बाबर युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। बाबर का भारत पर आक्रमण ही लोदी वंश के पतन का मुख्य कारण था। लोदियों के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। ठीक है, आखिरी ये दिल्ली सल्तनत का पहला एक सुल्तान था जो कि मारा गया था युद्ध भूमि में। हाँ, युद्ध भूमि में इब्राहिम ठीक है, लोदी जी। कोई भी दिल्ली सल्तनत का कोई भी शासक युद्ध भूमि में नहीं मारा गया था, लेकिन ये मारा जाता है। ठीक है, और इतिहास का नियामतुल्लाह के अनुसार इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त भारत के अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल पर नहीं मारा गया। किसने बोला, आप देखिए एग्जाम में तो ये तो सब जानता, लेकिन पूछे कि कथन किसने कहा, किसके अनुसार, तो ये पूछ सकता अच्छा एग्जाम है। नियामतुल्लाह, किसके अनुसार, नियामतुल्लाह के अनुसार। ठीक है, ये बातें किसने कही थी, नियामतुल्लाह ने कहा है। इब्राहिम लोदी के बारे में फरिश्ता ने कहा वह मृत्यु पर्यंत लड़ता रहा, एक सैनिक की भांति मारा। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी काफी वीरता से वीरगति को प्राप्त होता है, एक सैनिक की भांति मारा, सम्मान में लिखा है। बहलोल लोदी अमीरों का मसनद ए आली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी अमीरों को क्या बोलता था, मसनद क्या बोलता ए था, अली। ठीक है, मसनद ए अली। रैयत आला दिल्ली सल्तनत के किस शासक को कहते हैं, रैयत आला, खींच खा। क्या
बहुत और सुंदर, हजरत वेरी वाला गुड। हजरत हजरत अला शेर शाह सूरी जी पढ़ाएंगे तब ना। शेर शाह सूरी हजरत अला, ठीक है, उपाधि था इनकी थी। अब हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का प्रशासन एवं, ठीक है, समाज। यहाँ से क्वेश्चन इससे उठ आते हैं सकता है। एग्जाम में बहुते प्रश्न, भर भर के प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो पढ़िएगा कि कल पढ़िएगा? पढ़ाइए सर, कॉलेज तक हुआ है। क्योंकि इससे दिल्ली संस्कृति काफी लंबा है, कला संस्कृति ये सबको अलग अलग पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सीधे निपटा दिया है। दिल्ली सल्तनत का क्या पढ़ना है तो ध्यान रखिए, प्रशासन, इसी से प्रश्न बनते हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था एवं समाज से खूब प्रश्न बनता है एग्जाम में, ठीक है। सबसे मेन चैप्टर यही है। पढ़ा दूं थोड़ा, शुरू कर देते हैं, 10-15 मिनट पढ़ा देते हैं। जी सर। बिल्कुल। चलिए, इसके पढ़ाएंगे, पॉलिटी भी पढ़ाएंगे, चिंता न करें। दुगो एडमिशन लिया था, सब एडमिशन ले लेके गायब हो जाता है। सोचा एडमिशन ले लिए, तैयारी तो हो ही जाएगा। पढ़ने की क्या जरूरत है। ये सवाल है। एडमिशन मिलना ही मुश्किल है सर। फी भी तो बढ़ गया है ना, 1200 रुपया फी हो गया, बताइए। फिर भी ले एडमिशन लिए ले रहे हैं, हम सब लोग लेके गायब हो इस- जाते हैं। फिर बढ़ जाएगा, पहले ले लीजिए एडमिशन। सस्ता फी किए थे तो बहुत कम आदमी एडमिशन लिए थे, इसलिए हम फी बढ़ा दिए। जब एडमिशन कम होता है अभी तो फिर कितना हम हो गया बढ़ा सर? देते हैं, फिर 1200 चल रहा है। 150 हो गया? 1199 अभी। नहीं, बच्चा कैंडिडेट कितना हुआ? 150 हो गया? नहीं नहीं, 127 आदमी है, 2 आदमी छोड़ के गए, मतलब वो कहने के अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, मतलब 130 के आसपास एडमिशन हुआ था टोटल, ठीक है। आप डाल अब देते हैं, चलते, भाग गया सर। क्या, डिसिप्लिन डाल मेंटेन देते हैं, करना भाग बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करें, सब तुम ताम क्या क्या करने पे सब उतर आएगा, पता है ना। तरह तरह के लोग आते हैं, तो इसीलिए एक डिसिप्लिन होना चाहिए पढ़ाई लिखाई में, ठीक है। मैनर्स होना चाहिए, तभी एक माहौल बनता है। तो ये सब हम नहीं करें तो सब आपस में कैसे कैसे तुम ताम कह के रे रा करके बात करें, वो सब हमें पसंद नहीं है। हम मेन ग्रुप में भी लेते हैं क्लास, ठीक है, वहाँ पे 40-50 हजार मेंबर है, फिर भी वहाँ पे शांति से, ये तो पेड ग्रुप है। मैनर्स होना चाहिए। आप अपने पर्सनल लाइफ में जिस तरीके से बात कीजिए ना, मेरे से भी किसी भी तरीके से बात कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो सब कुछ को छोड़ छाड़ के तमीज और सब कुछ लेकर आइए। क्योंकि आप जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो 10 आदमी सुन रहा है, उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ना चाहिए, खराब इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि राज्य का सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा होता है, नहीं? यस सर। तो उसका तो आउटकम भी तो दिखना चाहिए ना। आप चलें दिल्ली सल्तनत, प्रशासन, अर्थव्यवस्था एवं समाज, इससे हमसे बहुत चिढ़ा हुआ रहता है, इसलिए मेरे जो टेलीग्राम पे कुछ लोग हैं जिनको लगता है सो बहुत कुछ जानते हैं, नामी गामी, वो मेरे क्लास में नहीं आएंगे, ठीक है। वो दूसरे दूसरे आईडी से आते होते रहते हैं, ठीक है। तो वो सब नहीं आते, क्योंकि हम तो सबको, भाई हम तो सबको एक ही हिसाब से देखते हैं। तुम नया हो, पुराने हो, तुम कितना बड़ा रहो, तुम क्या हो, मैटर नहीं करता है। अधिकारी हो, दरोगा हो, क्या हो, सब बराबर। और उनको चाहिए इज्जत, हम देते नहीं है। इस वजह से वो आते नहीं है। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन एवं संस्कृति, मेरे नजर में सब एक समान, ठीक है। देखेंगे, मुस्लिम राज्य सैद्धांतिक रूप से धर्मावलंबी धर्म प्रधान राज्य था, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। खलीफा पूरे समुदाय जगत का सर्वोच्च होता था। खलीफा कहाँ का था? तुर्की का जो खलीफा जो था, देखिए 2 तरह के, या तो ये तो आप क्या है, खलीफा हो जाएगा, शाह हो जाएगा, ठीक है। आपने जो देखा, ये लोग क्या करते थे, सुल्तान का उपाधि धारण करते थे, किनके बिहाफ में, ठीक है, या तो खलीफा से प्राप्त करते थे, या फिर कभी कभी देखिएगा जो फारस मुल्क के ईरानी जो होते थे वो शाह से भी ले लेते थे, ठीक है। शाह, शाह का मतलब ईरान का शासक। कहाँ का शासक? ईरान का शासक, समझिएगा जरा ईरान का। इसको, ठीक है। सुल्तान का मतलब, खलीफा मतलब कहाँ का, खलीफा कहाँ का शासक? तुर्की का शासक। तुर्की। तुर्की में कौन सा इंपायर? ऑटोमैन इंपायर। मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक जो थे, उनके उत्तराधिकारी क्या कह रहा है? खलीफा कहलाए। खलीफा बनने वाला पहला खलीफा का अबू बकर बना। ये खलीफा पद मुस्लिम धर्म में, ठीक है, मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद 1924 तक बना रहा।
ठीक है। तो देखिएगा बहुत सारे राजाओं को मतलब क्या होता है, सुल्तानों को खलीफा का समर्थन प्राप्त होता था। और जब खलीफा का समर्थन प्राप्त होता तो उनको प्रसन्न करने के लिए उनके नाम के सिक्के चला देते थे, उनके नाम के खुतबे पढ़ाए जाते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो खलीफा मुस्लिम जगत का सर्वोच्च प्रधान होता था। सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अब यहाँ पे जिनको सुल्तान की उपाधि दे दी जाती थी उनको कहा जाता था से भाई साहब तुम धार्मिक, जो मतलब खलीफा क्या था मुस्लिम जगत में सबसे बड़ा। इसलिए आप देखिएगा जो खलीफा के साथ जब ब्रिटिश ने मतलब दुर्व्यवहार किया था, पूरे विश्व में मुसलमान जो थे, सारे मुसलमान जो थे एक जगह आके खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत कर दी। घटना हुआ तुर्की में, खिलाफत जब सिर्फ सभी इंडिया में जगह तो पर पूरा वर्ल्ड में हुआ था। क्या, खिलाफत सिर्फ इंडिया में हुआ था ना, नहीं नहीं नहीं, या वर्ल्ड लेवल इंडिया पे में हुआ केवल था? हुआ था, सब जगह खिलाफत, जहां भी मुसलमान थे सब जगह, पूरे वर्ल्ड में खिलाफत हुआ। जहां पे मुस्लिम धर्म के मानने वाले थे सब जगह खिलाफत हुआ। केवल इंडिया में खिलाफत मूवमेंट थोड़ी ना हुआ, सब जगह खिलाफत मूवमेंट हुआ। क्योंकि इस्लाम जगत में मोहम्मद साहब के बाद दूसरा सबसे जो सम्मानीय पद जो था खलीफा का पद था। इसीलिए सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई। अगर पूछेगा खलीफा का, ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण सबसे पहला शासक था महमूद गजनवी था। उसने ये बगदाद के खलीफा से ही प्राप्त की थी उपाधि। ठीक है, उसने ये उपाधि कहाँ के खलीफा से, तो बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुई थी। दिल्ली सुल्तानों में अधिकांश ने अपने खलीफा का प्रतिनिधि पुकारा। मतलब क्या है, हम क्या है, खलीफा का प्रतिनिधि है। मतलब हम स्वतंत्र शासक नहीं, हम खलीफा के बिहाफ पे शासक कर रहे हैं। आप खलीफा के बिहाफ पे शासक कर रहे हैं, डेट मीन तुम विरोध करोगे तो किसके साथ विरोध करोगे, खलीफा के खिलाफ विरोध करोगे। खलीफा जो था मुस्लिम धर्म गुरु के बिहाफ, मतलब एक तरह से देखेंगे तो मुस्लिम समुदाय में, इस्लाम समुदाय में दूसरा इस सबसे वर्चस्व रखता था मोहम्मद साहब के बाद। तो कोई मतलब उनके खिलाफ विरोध करना डेट मीन सीधे के सीधे इस्लाम के खिलाफ विरोध करना। इसीलिए जो भी सुल्तान होते थे दिल्ली सल्तनत के, अपने आप को कहा, क्या कहा, खलीफा का प्रतिनिधि पुकारा। परंतु कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। ठीक है, इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। बाकी दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे सबने अपने आप को क्या कहा, सुल्तान, मतलब कि क्या कहा, खलीफा का प्रतिनिधि कह के पुकारा। अब तो दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक संरचना क्या था, तो दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक संरचना मुख्यतः फारसी अरबी पद्धति पर आधारित था, फारसी अरबी। किंतु सैन्य संगठन तुर्क मंगोल पद्धति से लिया गया था। कौन सा पद्धति से, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने फारसी अरब से उठाया था। और जबकि सैन्य की बात करेंगे तुर्क मंगोल, तुर्क और मंगोल का सैन्य शक्ति की बात करेंगे काफी अधिक मजबूत था, खास करके मंगोलों का। जबकि हिंदुओं की भूराजस्व पद्धति को, ठीक है, कायम रखा गया था। इस प्रकार प्रशासनिक संरचना मिश्रित ढंग की थी। ठीक है, मतलब भू राजस्व की पद्धति हिंदुओं का, सैन्य की बात करेंगे तुर्क मंगोल का, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो फारसी और अरबी का। सुल्तान, अब बात करेंगे सुल्तान को क्या पद होता था, केंद्रीय शासन का प्रधान कौन होता, सुल्तान होता था। राज्य का सर्वोच्च संचालक कौन होता था, सुल्तान होता था। न्यायाधिकरण का सबसे बड़ा निर्णायक कौन, उसे काजी का पद होता था, काजी उल कजात ये पद होता था। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो कह लीजिए अभी जो वर्तमान स्वरूप है, उस समय वहां पे काजी को पद दिया जाता था। लेकिन फिर भी सुल्तान जो था न्यायाधिकरण का सबसे बड़ा निर्णायक था। कानून का सूत्रधार, सेनाओं का प्रधान कौन था, सेनापति था। दिल्ली सल्तनत उत्तराधिकारी में संबंधित कोई निश्चित नियम नहीं था। अमीर वर्ग का दबाव था, उलेमाओं का प्रभाव ही उत्तराधिकारी का निर्णय करते थे। ऐसा नहीं से बेटा ही उत्तराधिकारी बनेगा, कहीं भाई उत्तराधिकारी बन जाता, कहीं पोता उत्तराधिकारी बन जाता था। तो कोई निश्चित नियम नहीं था। ठीक है, ऐसे बेटा ही बनेगा चाहे यही बनेगा। अमीर वर्ग का दबाव था तथा उलेमाओं का प्रभाव ही, ठीक है, उत्तराधिकारी का निर्णय करते थे। अब आएंगे क्या, तो देखेंगे सबसे पहले कुछ केंद्रीय विभाग, सरकार कैसी चलती थी। तो बर्नी के अनुसार सल्तनत के प्रशासन में 4 स्तंभ थे। सबसे पहले दीवाने बिजारत, दीवाने बिजारत दूसरा नंबर का सबसे प्रमुख पद था। सुल्तान के बाद सबसे प्रमुख पद यही आता था। कौन सा विभाग था इसके पास, दीवाने बिजारत के पास कौन सा विभाग, वित्त विभाग। लोक प्रशासन, लोक प्रशासन के प्रत्येक विभाग पर इसका नियंत्रण था। प्रधानमंत्री होता था, कौन होता था, इसीलिए बोला सुल्तान के बाद दूसरा सबसे प्रमुख पद की बोलेगा तो क्या बताएंगे, दीवाने बिजारत, दीवाने बिजारत। ठीक है, किस तरीके से काम करता था, तो प्रधानमंत्री के तौर पे काम करता था। जितने भी अन्य विभाग होते थे सबका मतलब क्या करता था, देख रेख करता था। ठीक है, और इसका प्रधान को, इसके जो प्रधान को क्या बोलते थे, वजीर बोलते थे। एक तरह से
मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल जो होता था उसका हेड होता था ये। इसका दीवान अर्ज, दीवान अर्ज किस प्रकार का विभाग था? एक बीट हो गया था, दूसरा कौन सा विभाग? बोलते सैन्य रहिए, विभाग जागते था। रहिए, ठीक है। सैन्य विभाग था। सैन्य विभाग। काम क्या होता था इसका? सैनिकों के भर्ती करना, सैन्य अभियानों का आयोजन करना, सैनिकों का वेतन, सैन्य परीक्षण, सैन्य निरीक्षण एवं परीक्षण के इसके अंतर्गत आते थे। इसका प्रधान क्या कहलाता था? एग्जाम में पूछेंगे दीवान अर्ज का प्रधान का नाम बताइए, क्या नाम था उसका? क्या बोलते थे उसको? आरिज मुमालिक कहलाता था। और इसको, ये नया विभाग था, पहले से नहीं था। इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बलबन। बलबन। ईसा, दीवान ईसा, ठीक है। ये दीवान ईसा जो था, एक तरह का पत्राचार विभाग था। एडमिनिस्ट्रेशन में पत्राचार करता था, ठीक है। राजा के आदेश को एक जगह पहुंचाना, मतलब किसी दूसरे राजा को आदेश, मतलब दूसरे राजा के पास मतलब पत्राचार करना, राजा को कनेक्ट करने का मुख्यतः काम था। ये शाही पत्र व्यवहार का मंत्रालय था, जिसका संचालन दबीर नामक सचिव करता था। कौन करता था? दबीर नामक सचिव करता था। इसका हेड कौन होता था? दबीर मुमालिक। इस मंत्रालय के काम शाही घोषणाओं का प्रारूप तैयार करना, शासकीय योजना को जारी करना, प्रांतीय गवर्नरों, अधिकारियों आदि को पत्र भेजना। दीवान इंसा से ही सुल्तान के फरमान जारी होते थे। सुल्तान कोई फरमान जारी करेगा तो कौन? दीवान इंसा से जारी होगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। गवर्नर को संदेश देना है, प्रांत में जो गवर्नर उसको संदेश कौन देगा? तो दीवान इंसा से जारी करेगा। किसी दूसरे देश के राजा को इसके पास कोई संदेश पहुंचाना तो उसके लिए कौन था? दीवान ईसा था। और इसका हेड कौन कहलाता था? हेड कौन कहलाता था? दीवान मुमालिक। सब में क्या लगा दीजिए? मुमालिक सब में लगा दीजिए। मुमालिक विभाग का था, विभाग का हेड को मुमालिक कहते थे, ठीक है। इसका हेड को दबीर कहते थे, दबीर मुमालिक। दीवान रिसालत की बात करेंगे तो विदेश विभाग था, ठीक है। ये विदेश मंत्री था। इसका कार्य विदेश वार्ता और कूटनीति के संबंधों की देखभाल करना। इसे न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे। तो देखिए 4 विभाग हमने पढ़े, ठीक है। सबसे पहले दीवान वित्त था, और साथ में प्रधानमंत्री वाला भी काम देखता था। दीवान अर्ज सैन हो गया, दीवान ईसा पत्राचार, और दीवान रिसालत की बात करेंगे तो क्या था? विदेश था। जिनमें से दीवान अर्ज जो था बाद में आता है। इसकी स्थापना कौन करता है? तो बलबन के द्वारा किया गया, ठीक है। अब आते देखो, उसके बाद भी छोटा छोटा विभाग था जो कि बहुत सारा था, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, जहां से कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ देते हैं। तो सबसे पहले आरी के मुमालिक। आरी जे मुमालिक बताने की जरूरत नहीं, अधिकारी का नाम था। सैन्य विभाग दीवान अर्ज का प्रधान होता था, ठीक है। सैनिकों की भर्ती करना प्रमुख कार्य इसका था। इंसा मुमालिक, इंसा मुमालिक किस प्रकार का विभाग था? इंसा मुमालिक पत्राचार था। रसालत मुमालिक कैसा विभाग था? रसालत मुमालिक विदेश विभाग का प्रधान। विदेश संभालता था, रसालत, ठीक है। वकील दर कैसा था? शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंध करता था वकील दर। सर ए जहांदार कैसा था? सर ए जहांदार सुल्तान के, ठीक है, अंगरक्षकों का प्रधान था। अमीर बहर कैसा था? आंतरिक नौकायान तथा जल मार्गों का नियंत्रण करता था अमीर बहर, ठीक है। तो ये कुछ विभाग है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। एग्जाम में पूछा जाता है आपके दरोगा के एग्जाम में, एक प्रश्न यहाँ से रहता है कभी कभी, ठीक है। बीपीएससी में 100% रहेगा। अब आते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारा थे। अमीर मजलिस। अमीर मजलिस कैसा था? मजलिस का मतलब क्या होता है? सभा होता है ना, मजलिस है, मजा आएगा, ठीक है। तो सभा एवं दावतों जैसे विशेष उत्सव जो होता था राजमहल में, उसका प्रबंध करता था, ठीक है। मुस्तौफी मुमालिक क्या था? सीएजी था। किस प्रकार का अधिकारी था? सीएजी था। राज्य की खर्चों का जांच करता था, मुस्तौफी मुमालिक। मुशरिफ मुमालिक क्या था? यह भी था महालेखाकार था, ठीक है। ये राज्य की आय से संबंधित था ये, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक तरह का मुस्तौफी मुमालिक था, ऑडिटर जनरल था, ये भी था, अकाउंटेंट जनरल था, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। दीवान रियासत क्या था? दीवान रियासत बाजार ठीक है, बाजार नियंत्रण तक करता था, ठीक है, बाजार पर नियंत्रण करता था दीवान रियासत। किसके समय बनाया गया था दीवान रियासत? अलाउद्दीन के टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, ठीक है। आगे की बात करेंगे, ठीक है, आगे की बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? शहनाई मंडी। शहना मंडी क्या करता था? बाजार मूल्य नियंत्रण, बाट माप की जांच करता था, कम तो नहीं दे रहा है, ठीक है। मजूमदार क्या करता? आय व्यय को ठीक करता था, ठीक है। मुहासिब क्या करता? मुहासिब की बात करेंगे, इसके भी लिखा आचरण अधिकारी था, देखता था लोग गलत काम तो नहीं करे, चोरी चमारी पे तो नहीं उतर आया है,
ठीक है। आचरण अधिकारी सर लोगों तो में, इसका ठीक पढ़ते है। हैं तो आता है कि बाजार से रिलेटेड था ये, मतलब मार्केट में ही होगा ये। ऐसा तो नहीं नहीं, कि ये पूरे मार्केट में लोग कुछ गलत पूरे कर रहे हैं। सल्तनत में, मुहर्षि पूरे सल्तनत में काम करता था। सोल्यूशन में थोड़ा ठीक लिखा है। है क्या? आचरण अधिकारी था, लोगों का आचरण पर नजर रखता था मुहस्सिन। मत्सर्रिफ शाही कारखाने का देखभाल करता था। बरीद मुबालिक का क्या काम करता था? यह सूचना दाता था, गुप्तचर विभाग से सूचना संबंधित था बरीद मुबालिक। उसके बाद बात करेंगे सदर उस सुदूर। सदर सुदूर क्या क्या काम? धर्म संबंधी कार्य करता था। क्या नाम था इसका? सदर उस सुदूर। उस खाजिन राजकीय आय को संग्रहित करता था। काजिल यू कुजात ऑलरेडी पहले बता चुका। धर्म विभाग का, सॉरी, न्याय विभाग का प्रमुख होता था। मुफ्ती कौन होता था? मुफ्ती, काजी और मुफ्ती। मुफ्ती क्या कर? धर्म की धर्म व्याख्या की करता था। व्याख्या। अमीर दाद क्या था? मुफ्ती अमीर धर्म दाद, का, काजी जस्टिस का। ठीक है, काजी न्याय का, मुफ्ती धर्म का, ठीक है। बात की अमीर दाद क्या था? तो बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट था। अब मजिस्ट्रेट। कोतवाल, ठीक है, जब कोतवाल दरोगा है तो काहे साहब। का डर, ठीक है। दरोगा साहब होता नहीं, आईपीएस अधिकारी था कोतवाल, दरोगा नहीं, ठीक है। आईपीएस था, ठीक है। शहरों का शांति व्यवस्था को उत्तरदायी देने के लिए कोतवाल होता था, ठीक है। अभी भी कोतवाल चौकी जा रहे हैं, ठीक है, बोला जाता है ना, ठीक है। तो ये शहर में शांति बना रहा है, इसकी जिम्मेवारी किसकी होती है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की होती है, ठीक है। तो ये भी उस समय कोतवाल जो थे सल्तनत काल के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, ठीक है। याद हो गया कि एक बार फिर से सबको रिपीट करवा दो? बताइए, कि एक बार देखते याद ही कर हम लोग के लेंगे, दिमाग में छप जाता है। सब जाएगा सर। पॉलिटी में आइए। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सल्तनत काल के पर्व, ये सारे के सारे क्या है? अधिकारी के नाम था। ये सबके सब क्या है? ये सबके सब अधिकारी का नाम है। अब आते हैं विभाग के नाम पे आते हैं, ठीक है। ज्यादा हो जाएगा तो बोल दीजिएगा, क्योंकि पॉलिटी भी पढ़ानी है, ठीक ज्यादा है। हो गया है सर, ज्यादा हो गया है। ज्यादा हो गया? ये विभाग करवा देते हैं, हाँ, कितना 10 को विभाग बचा हुआ है, बॉक्स खत्म हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा के चक्कर में बहुत कर दिए आप। अच्छा, ये नीचे वाला सर। ये करवा देता इससे हूँ थोड़ा केवल। और ऊपर कितना है सर? 10 की 11 है। ये तो ज्यादा 10-12 को होगा, 12 को होता है ना। हाँ, 12 को थोड़ा होगा। स्क्रीन शॉट ले लेंगे तो लिखेंगे इसको। डिपार्टमेंट स्क्रीनशॉट पे लीजिएगा। लीजिए, पीडी जूम कर दो। सारे इतना दानी कोई नहीं है। थोड़ा बताइए। सा ऊपर कीजिए सर। लीजिए लीजिए। और बोलते हैं सर मुगल में सबसे बड़ा दानी औरंगजेब था क्या? नहीं नहीं, सबसे बड़ा दानी मुगलों में ये था, क्या नाम? दानी मुगल में, न्याय के लिए तो जहांगीर जाना जाता है। दानी साला, तो दानी उसने मुगल तो में था। उसको कुछ बोलते हैं ना औरंगजेब को। अकबर को बारे में बोलते तो कंजूस था। दानी के बारे में मुगल में कोई पढ़े नहीं से कोई दानी था। सर उसको अकबर धार्मिक नीति के लिए जाना जाता है। जहांगीर न्याय के लिए जाना जाता है। कला के लिए जाना जाता है जहांगीर। शाहजहां की बात करेंगे तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। वास्तुकला के लिए जाना जाता है, ठीक है। बाबर की बात करेंगे तो बाग बगीचा के लिए जाना जाता है। चलिए करवा दो, डिपार्टमेंट करवा दे। हाँ सर। दीवान बिजारत वजीर का विभाग था। किस प्रकार के काम करता था? वित्त संबंधित कार्य, परंतु लोक प्रशासन के प्रत्येक विभाग पे इसका नियंत्रण होता था। प्रधानमंत्री की तरह बिहेव करता था। दीवान अर्ज जो था सैन्य विभाग था, ध्यान में रखेगा, ठीक है। सैनिकों के भर्ती, सैनिकों का अभियान आयोजन, सैनिकों का वेतन एवं निर्धारण का निरीक्षण करता था। दीवान रिसालत विदेश विभाग था। विदेशी संपर्क एवं कार्य, कुछ विद्वानों के अनुसार यह धार्मिक कार्यों की संबंधित भी था। दीवान इंसाफ, दीवान अशरफ पत्राचार विभाग था, बता चुका हूं, ठीक है, क्या काम था इसका। दीवान अमीर कोई की बात करें, कृषि विभाग था, नया विभाग था। इसके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। कृषि के तहत भूमि का विस्तार करना, माल गुजारी व्यवस्था को सुदृढ़ करना था। दीवान मुस्तक राज राजस्व विभाग था, ध्यान रखिएगा।
नया विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, बकाया करों की वसूली करना, राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों का हिसाब करना था। दीवाने खैरात, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया नया विभाग था। क्या काम करता था? मुस्लिम गरीब, ठीक है, मुस्लिम गरीब कन्याओं का विवाह कराना, विधवाओं का, अनाथों की मदद करना, दीवाने खैरात करना। इसी तरह का एक विभाग और भी था, दीवाने खैरात था। ठीक है, अब बात एक और भी था तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया, ध्यान रखिए, दीवाने बंदगान। ठीक है, ये दासों की संख्या को वृद्धि करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना था, क्योंकि इनके समय दासों की संख्या 1,80,000 में पहुंच गई थी। दीवान इस्तखाक की बात करेंगे, पेंशन विभाग था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को वजीफा देना, क्या वजीफा देना, पेंशन। सैन्य असियानों के मृत सैनिकों के आश्रितों को मदद करना, उसके लिए दीवान इस्तखाक था। दीवान वकूफ, इसको भी बात करेंगे, जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। वे के कागजात की देखभाल करना, आर्किव डिपार्टमेंट था। वे के कागजात की देखभाल करने के लिए इसका था। ठीक है, मतलब कागजात वगैरह जहां पे रहता था ना, उसकी देखभाल करने के लिए। दीवान एक कजा ममालिक की बात करेंगे, न्याय विभाग था। नाइब, ठीक है, ध्यान रखें, नाइब ममालिक की बात करेंगे, बहराम शाह। ठीक है, सत्ता का केंद्र बिंदु इसी में बन गया। ठीक है, इस पद पे बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बताया तब खुद भूल रहे हैं। बलबन भी इस पद पे बना था इसके समय में। ठीक है, उल्लू खान की उपाधि किसने दी? नसरुद्दीन महमूद के समय बलबन भी इस पद पे रहा था। ठीक है, नाइब ममालिक की बात करें, बहराम शाह ने इस पद को किया था, और ये आगे चल के सबसे प्रमुख पद बन जाता है नाइब ममालिक की पद। ठीक है, जस्ट लाइक सारी शक्ति जो थी सुल्तान के बाद इसी पे आ जाएगा। बहराम शाह ने उस व्यक्ति को ये पद दिया, बाद में उसकी हत्या भी करवा दी। क्या नाम था उसका, नाम मैं भूल रहा हूं। ठीक है, याद है? दी थी उस व्यक्ति का। ठीक है, इस पद पे बलबन भी रहा था। ठीक है, मतलब जिसके पास ये पद मिलता था ना, तो सुल्तान की सारी शक्ति इसके पास आ जाती थी, सुल्तान बस नाम मात्र का रह जाता था। तो यहाँ पे देखिए, खिलजी के द्वारा किसको किसको स्थापित किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक, अला फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दीवाने खैरात, दीवाने इस्तखाक, दीवाने बंदगान, 3 विभाग। ठीक है, दीवाने खैरात, दीवाने इस्तखाक, दीवाने बंदगान, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दीवाने वाकूफ किसके द्वारा? तो जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, वह विभाग था। नाइब ममालिक, ये नया विभाग बहराम शाह के द्वारा। दीवाने कोही, दीवाने अमीर कोही किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अमीर कोही, कृषि विभाग था। दीवाने इंसा, ये 4 गो विभाग शुरू से चला हुआ रहा था। ठीक है, 4 गो विभाग शुरू से चला, किसी के समय चेंज नहीं होगा। ठीक है, बलबन के समय दीवाने अर्ज बना, उसके बाद 4 गो सब में रहेगा। ठीक है, बाकी ये कुछ कुछ विभाग बाद में ऐड होते रहे। ये 4 गो विभाग जो था ना, प्रशासन की नींव जो थी इसी से चलती थी। एक वजीर का था, प्राइम मिनिस्टर का, एक सैन्य था, एक विदेश था, एक पत्राचार था। ठीक है, इसी के बारे में किसने बताया? तो इसी के बारे में किसने बताया? क्या ना, बर्नी ने बताया। बर्नी के अनुसार सल्तनत प्रशासन के 4 स्तंभ कौन कौन? अभी भी जानते हैं? अभी प्रशासन का कितने पिलर जा रहे? 4 स्टेट, कितने? 4 पिलर है ना। डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के कितने स्तंभ? 4 स्तंभ। कौन कौन है 4 स्तंभ लोकतंत्र के? चौथा तो प्रेस है और 3 ही नॉर्मल। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, प्रेस। हो गया। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ठीक है, चौथा प्रेस को कहा जाता है। ठीक है, शुरू कीजिए। तो उसी तरह से कार्यपालिका में दीवाने विराजत को रख लीजिए, प्रेस में आपको चला गया, ये चला गया। ठीक है, विधायिका में आप किसको डाल सकते हैं? इसको डाल लीजिए। ठीक है, दीवान रिसालत, न्यायपालिका में सैन्य विभाग नहीं डाल सकते। ठीक है, मतलब मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत, सारा नहीं मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो उसी तरह 4 गो था, उस समय भी 4 गो था। आई थिंक बहुत अच्छा से मैंने क्लियर करवा दिया, अब आप लोग नहीं भूलेंगे, उम्मीद कर सकते हैं। हाँ। यही लगता है नहीं भूलेंगे सर। भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम पढ़ा देंगे। हम बोले ना, हम सारा सब्जेक्ट के 4 से 5 बार रिपीट करवाएंगे। ठीक है, दिक्कत नहीं। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो प्रांतीय प्रशासन वगैरह पढ़ेंगे। ये खुम्स, खराज, जजिया, जकात, इस समय जितना भी डाउट होता है ना, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा पानी की तरह। ठीक है, डोंट वरी, कल के क्लास में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक।
ठीक है, तो कल यहाँ से पेज नंबर कितना है, जितना भी हो, पेज नंबर शायद देता भी नहीं है, देता है 29 नंबर पेज है, याद कीजिएगा। कल यहीं से आपका 124 शुरू होगा। ठीक है, 136 में तो 98 को पेजे हैं। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन वगैरह कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए।